स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे। और इसके लिए हम एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। हमारे पास एक अरेंजमेंट है और इसमें हम देखते हैं कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकली हैंग्ड है। वर्टिकली ये जो है वो ऑसिलेट करेगा और इसके साथ एक पॉइंटर अटैच है। एक पॉइंटर पॉइंटर को यहाँ पे हम P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये P1 पॉइंटर है और ये मैस जो है, ये ब्लॉक जो है जिसका मैस M है, ये अटैच है। इसके साथ पॉइंटर अटैच है और मैस खुद स्प्रिंग के साथ वर्टिकली अटैच है। अब पॉइंटर जो है वो जब मैस ऑसिलेट करेगा तो पॉइंटर भी उसके साथ ही ऑसिलेट करेगा। पॉइंटर की मीन पोजीशन, पॉइंटर और मैस की मीन पोजीशन ए से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हम कहते हैं कि ए जो है ये मीन पोजीशन है। और फिर अपर एक्सट्रीम पोजीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, और जो कि पॉइंट बी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसी तरह से लोअर एक्सट्रीम पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और ये सी है। तो पॉइंटर इन एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मीन पोजीशन ए के अलोंग ऑसिलेट करेगा। और फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ए से बी तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ये। और इसको जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको एक्स नोड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी हम दरमियान में दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एक्स। और फिर इसी तरह से नीचे भी जो है एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज एक्स नोड। तो हम देख रहे हैं कि मैस ऑसिलेट कर रहा है बी और सी के दरमियान, बी और सी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, और इसकी मीन पोजीशन ए है। तो मैस का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम इसका टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड से मुराद वो टाइम होता है जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ये टाइम पीरियड। तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि टी इसका टाइम पीरियड है, और इसका एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स नोट है, एम्पलीट्यूड। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स नोट से। तो ये दो जो है वो प्रॉपर्टीज, दो पैरामीटर्स हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के। और इसमें फिर हम देखते हैं यहाँ पे जी इसका मैस जो है वो m है। और इसमें हम देखते हैं कि एक वाइब्रेशन ये कब कंप्लीट करेगा, वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बल्कि कि एक वाइब्रेशन ये कंप्लीट करेगा, वन वाइब्रेशन ये कब कंप्लीट करेगा, वन वाइब्रेशन जिसको हम एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं। और ये राउंड ट्रिप जब ये ए से स्टार्ट करेगा, ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा, फिर बी से वापस जो है वो ए पे आएगा, फिर ए से जो है वो सी पोजीशन पे जाएगा, सी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर सी से जब वापस ए पे आ जाएगा तो हम देखते हैं कि इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इसी दौरान में जो ये टाइम लेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये भी हम लिख लेते हैं। और हम ये इसका टाइम पीरियड जो है इसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइब्रेशन के चार जो है पार्ट्स बन रहे हैं, तो टाइम पीरियड को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और फिर उसमें हम देखते हैं कि पहला पार्ट जो है वो T/4, ये उसने लिया ए टू बी मूव करने के लिए। अगला पार्ट जो है टाइम पीरियड का T/2, ये उसने लिया फिर वापस बी पे ए पे आने के लिए, बी से ए पे आने के लिए। फिर अगला टाइम जो है वो 3T/4, ये उसने लिया ए से सी तक जाने के लिए। और सी से वापस जब ए पे आ गया तो उसका टाइम कंप्लीट, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, दैट इज टी। तो इसी दौरान में हम देखते हैं कि एक पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। और साथ साथ इसका एक प्रोजेक्शन भी जो है वो एन, ये भी सर्कल के डायमीटर के अलोंग, डायमीटर यहाँ पे एक पॉइंट डी है डायमीटर का और एक पॉइंट ई है। और हम देख रहे हैं कि डी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे बी है, और ई भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे सी है। तो सेंटर पॉइंट जो है वो सर्कल का ओ। तो इसका मतलब है कि ओ ई और ओ डी जो है, ओ ई और ओ डी जो है उतने ही होंगे, यानी कि सर्कल का रेडियस उतना ही होगा जितना कि ए से सी तक या ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्स नोड है। तो ओ ई और ओ डी जो है वो बराबर होंगे एक्स नोड के। तो प्रोजेक्शन एन जो है ये भी ये मूव करेगा डायमीटर के अलोंग, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा जितना के पॉइंटर P1 मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अलोंग बी से सी तक। तो फिर इसमें हम देखते हैं पॉइंट P जो है ये सर्कुलर मोशन में है,
और ये सर्कल का रेडियस एक्स नोड है, उतना ही रेडियस भी बन रहा है जितना कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है पॉइंटर का। और यहाँ पे ये एक एंगल अभी बना रहा है सरफेस के साथ, सेंट्रल पॉइंट के साथ, और ये पॉइंट जो कि जहाँ से पी स्टार्ट लेगा वो O1 है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट को O1 डैश कह लेते हैं। अब हम अब हम चेक करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक टाइम टी जबकि टाइम ज़ीरो है, टाइम टी जब ज़ीरो है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंटर P1 जो है अपनी मीन पोजीशन पे होगा टाइम टी ज़ीरो पे। तो ये हम लिख लेते हैं कि टाइम टी ज़ीरो पे जो है पॉइंटर P1 जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये टाइम टी ज़ीरो पे ये होगा मीन पोजीशन ए पे। और इसी दौरान में पॉइंट पी जो है ये O1 पोजीशन पे होगा। पॉइंट पी जो कि सर्कल में रोटेट कर रहा है वो O1 पे होगा, O1 पॉइंट पे। तो पी जो है ये होगा O1 पे, और इसी दौरान में इसका प्रोजेक्शन N जो है ये सेंटर पे होगा, सर्कल के सेंटर O पे होगा। तो N जो है ये होगा O पे। और फिर हम अगला टाइम जब ये पॉइंटर जो है मूव करता है ए से बी तक, तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास टाइम है T/4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टाइम T/4 में जो है वो पॉइंटर जाएगा, पॉइंटर P1 जाएगा बी पे। और उसी दौरान में हम देखते हैं कि पॉइंट P जो है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है ये D पे आ जाएगा, और NB जो है ये भी D पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉइंट P जो है उसी टाइम में P जो है ये D पे आ जाएगा उसी टाइम में, और N भी उस टाइम में D पे आ जाएगा, D पे आ जाएगा। फिर हम अगला टाइम देखते हैं, अगला टाइम है हमारे पास T/2। और इस टाइम में हम देखते हैं कि पॉइंटर P1 जो है ये B से वापस A पे आएगा, T/2 टाइम में B से A पे आएगा। तो जब पॉइंटर P1 जो है ये B से वापस A पे आएगा T/2 टाइम में, तो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है ये D से O1 डैश पे आ जाएगा, और NB वापस जो है वो O पे सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि P1 जो है ये वापस A पे आ जाएगा, A पे। और जबकि पॉइंट P जो सर्कल में मूव कर रहा है ये O1 डैश पे आ जाएगा, और प्रोजेक्शन इसका जो है ये इस वापस सेंटर पे आ जाएगा। और फिर अगला टाइम हमारे पास है 3T/4। तो 3T/4 टाइम में हम देखते हैं कि पॉइंटर जो है वो A से C पे जाएगा, पॉइंटर P1 जो है ये A से C पे जाएगा। तो उसी दौरान में P जो सर्कल में मूव कर रहा था वो O1 डैश से E पे आ जाएगा, और उसी दौरान में प्रोजेक्शन N जो है ये सेंटर O से E पे आ जाएगा। तो 3T/4 में फिर पॉइंटर P1 जो है ये C पे आ जाएगा, और पॉइंट P सर्कल में जो मूव कर रहा है ये E पे आ जाएगा, और इसका प्रोजेक्शन N जो है ये भी ई पे आ जाएगा। और फिर अगला टाइम हमारे पास है टी, और इस टाइम में हम देखते हैं कि पॉइंटर सी से वापस मीन पोजीशन ए पे चला जाएगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करते हुए सी से वापस ए पे चला जाएगा P1। और उसी दौरान में P जो कि यहाँ पे था ई पे, तो ई से ये O1 पे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट लिया था। और एन जो कि प्रोजेक्शन है इसी पॉइंट का वो वापस सेंटर पे ओ पे आ जाएगा। तो P1 जो है पॉइंटर P1 जो है ये ए पे चला जाएगा, P पॉइंट जो सर्कल में मूव कर रहा है ये ई से O1 पे आ जाएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, और एन भी वापस जो है वो सेंटर पे आ जाएगा O पे। तो फिर इसमें देखें कि O जो है ये चेक करें ज़रा कि O जो के मीन पोजीशन के लॉन्ग है, और D जो के B पोजीशन के लॉन्ग है, और E जो के C पोजीशन के लॉन्ग है। तो जैसे पॉइंटर P जो है P1 ऑसिलेट करता है B C के दरमियान, तो वैसे ही N भी ऑसिलेट कर रहा है, N भी वैसे ही मूव कर रहा है D और E के दरमियान। पॉइंटर P1 की मीन पोजीशन A है, जबकि N की सेंट्रल या मीन पोजीशन जो है वो O है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
एन जो के प्रोजेक्शन है पॉइंट पी का और पी सर्कल में मूव कर रहा है, तो एन जो कि उसका प्रोजेक्शन है ये भी उसी किस्म की मोशन शो कर रहा है जिस तरह की मोशन जो है वो पॉइंटर शो कर रहा है। तो इससे हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेप्लिका है। रेप्लिका से मुराद के कॉपी है, उसी का एक मॉडल है। तो फिर इससे फिर हमें इससे जो है वो ये भी जो है वो ना पता चलता है कि जो इक्वेशंस हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए यूज करेंगे वही इक्वेशंस जो है फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो हम यही इक्वेशंस ही इनकी ड्राइव करेंगे, सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वही इक्वेशंस ही ड्राइव करेंगे। और फिर ये वेव फॉर्म में भी जो मोशन बन रही है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे।